हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे हिंदी साहित्य के अत्यंत महत्वपूर्ण विषय को। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद एवं नई कविता की तुलना। आज हम इनका कंपैरिजन करेंगे, इनकी तुलना करेंगे। तुलना में सबसे पहले हम बात करें प्रगतिवाद की, तो हिंदी साहित्य में छायावाद का जब अंत हुआ 1936 में प्रारंभ हुआ हमारा प्रगतिवाद। 36 से ये 43 तक चला और 1943 में प्रयोगवाद का प्रारंभ हुआ, जब अज्ञे जी ने तार सप्तक रचनाओं का प्रकाशन किया। उसके बाद नई कविता का युग समांतर ही मान लीजिए, क्योंकि प्रयोगवाद कम से कम आपका काफ़ी समय तक चला, जब जब प्रयोगवाद में आपके तार सप्तकों का प्रकाशन होता रहा। तो 43 हो गया, 1952 हो गया, 1959 हो गया, 1959 हो गया, फिर 1989 हो गया। तो इस तरीके से ये बढ़ता गया। लेकिन नई कविता का प्रारंभ 1954 से माना जाता है। हालांकि 1953 की यदि हम बात करें तो 1953 में नए पत्ते नाम से एक प्रकाशन हुआ और उस प्रकाशन में नई कविता शीर्षक आया। शीर्षक क्या आया? नई कविता। तो याद रखिएगा, नए पत्ते के द्वारा ही इसका प्रारंभ माना जाता है। आगे देखते हैं कि अब इनका कंपैरिजन हम करेंगे और क्या देखते हैं कि इसमें क्या कहा गया है। सबसे पहली बात कहता है कि प्रगतिवाद मार्क्सवाद का अत्यधिक महत्व है। प्रगतिवाद पर मार्क्सवाद का अत्यधिक महत्व है। मार्क्सवाद क्या होता है? तो कार्ल मार्क्स ने, जो कि हम पढ़ते आ रहे हैं अर्थशास्त्र में, कार्ल मार्क्स ने जो हमारा समाज है, सोसाइटी है, उसको दो भागों में विभाजित किया। एक हो गया शोषक और एक हो गया शोषित। ठीक है, शोषित वर्ग। अब हम बात करें अगर शोषक वर्ग की, तो ये पूंजीपति हो गए। पूंजीपति जैसे सेठ, जमींदार, साहूकार, ये सब शोषक वर्ग में आएंगे। और शोषित में आ गया किसान, मजदूर। तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो सर्वहारा वर्ग भी कहलाता है। सर्वहारा वर्ग भी कहलाता है। अब हम बात करें इस पर प्रभाव की, तो प्रभाव मार्क्सवाद का सबसे ज़्यादा रहा, क्योंकि हम कविताओं में देख सकते हैं कि मार्क्सवादी विचारधारा से प्रगतिवाद पूरी तरीके से प्रभावित है, जिसमें पूंजीपतियों का या उनका जो शोषण करना है जनता पर, उसका क्या किया गया? पूर्णतः विरोध किया गया। ठीक है, पूर्णतः विरोध इसी में आपको देखने को मिलेगा। फिर बात करते हैं प्रयोगवाद की, तो विचारधाराओं से मुक्ति की कविता। मतलब प्रयोगवाद एक ऐसा प्रयोग है जिसमें अपनी विचारधाराओं से या किसी और की परिपाटी से चली आ रही उनसे मुक्ति पाना है। सीमित मात्रा में मनोविश्लेषणवाद का प्रभाव, जो मनोविश्लेषणवाद है उसका प्रभाव भी हमें प्रयोगवाद में देखने को मिलता है। नई कविता क्या है? विचारधाराओं से मुक्ति का प्रभाव भी प्रबल है और इसके अतिरिक्त अस्तित्ववाद, मार्क्सवाद व मनोविश्लेषणवाद का भी पर्याप्त प्रभाव देखने को मिलता है। यानी इन दोनों का जो मिला जुला कॉम्बिनेशन है वो हमको नई कविता में देखने को मिलेगा। इसके बाद बात करते हैं कि प्रगतिवाद की विशेषता है, समाज का महत्व व्यक्ति की तुलना में बहुत अधिक है। भाई, समाज में हमने दो वर्गों को देखा, शोषक और शोषित। इसमें क्या कहता है कि समाज का महत्व व्यक्ति की तुलना में बहुत अधिक है। व्यक्ति को काफ़ी महत्व दिया गया है प्रयोगवाद में, ये बात याद रखिएगा। यहाँ व्यक्ति की प्रधानता है और यहाँ समाज की प्रधानता है। इसकी एक धारा पर व्यक्तिवाद का प्रभाव है जो कि अज्ञेय से जुड़ी हुई है, और दूसरी धारा पर समाजवाद का प्रभाव साफ दिखाई पड़ता है जो मुक्तिबोध जी से जुड़ी हुई है। यदि हम अज्ञेय की बात करें, ठीक है, तो अज्ञेय आपके प्रयोगवाद के जनक कहे जाते हैं। यहाँ क्या हमने देखा कि यहाँ व्यक्तिवाद का काफ़ी प्रभाव है। तो जब व्यक्तिवाद का प्रभाव यही है तो नई कविता में सेम व्यक्तिवाद का प्रभाव अज्ञे जी के द्वारा है। समाजवाद का प्रभाव मुक्तिबोध के द्वारा आया है नई कविता में। ठीक है, इतनी बात याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगली चीज़ देखते हैं। आगे हम इसमें देखेंगे कि ये है एक युग चेतना की कविता। मतलब लोगों को जगाने, अवेयर करने के लिए इसमें रचनाएं की गई। वर्ग संघर्ष को दिखाया गया, कैसे किसानों पर जो हो रहे अत्याचार हैं उनको दर्शाया गया।
यहाँ पर क्षणिक चेतना की कविता है, जो क्षण भर की चेतना होती है मनुष्य में, उसकी कविता को यहाँ पर दर्शाया गया है। क्षणवादी व युगवादी चेतना दोनों का विद्यमान, मतलब आप नई कविता समझ लीजिए कि प्रगतिवाद और प्रयोगवाद का मिला जुला रूप है। राजनीतिक व्यंग काफ़ी मात्रा में है, जैसे कि हम इसमें देख सकते हैं कि जहाँ न भरता पेट, इंदू जी क्या हुआ आपको, मतलब राजनीति से जुड़े हुए व्यंग करना, ऐसी कविताएं जो पूरा राजनीति पर ही फोकस करे, वो आपकी प्रगतिवाद में आएंगी। आगे राजनीतिक व्यंग नहीं के बराबर, मतलब प्रयोगवाद में क्या दर्शाया है, मानव को प्रमुखता दी है, तो राजनीति और समाज कहीं पीछे छूट गए। अब आते हैं नई कविता की तरफ। यहाँ पुनः राजनीतिक विषय वस्तु कविता में शामिल होती है। जो नई कविताएं हैं वहाँ पर राजनीतिक वस्तुओं को शामिल कर लिया गया है, बस इसमें राजनीतिक व्यंग नहीं के बराबर है, किसमें, प्रयोगवाद में। आगे देखते हैं, यथार्थ के आर्थिक पक्ष का सबसे अधिक बल, कई दिनों तक चूल्हा रोया, ठीक, कई दिनों तक चूल्हा रोया, कुतिया, कई दिनों तक चूल्हा रोया और चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई न उसके पास, ऐसा कुछ रचनाएं नागार्जुन की कविताओं में देखने को आपको मिलेगा। तो नागार्जुन की यदि बात आती है तो वो कहाँ जुड़े हुए हैं, वो जुड़े हुए हैं प्रगतिवाद से। यानी ऐसे व्यंग, ऐसे कटाक्ष नागार्जुन करते हैं जिसको देखकर आपको खुद फील होगा कि कैसे राजनीतिक विषयों पर इन्होंने व्यंग किए हैं। आगे, यथार्थ के मनोवैज्ञानिक पक्ष पर सबसे अधिक बल, प्रयोगवाद में क्या हुआ है कि यथार्थ के मनोवैज्ञानिक पक्ष पे बहुत ज़्यादा बल दिया गया है। मनोवैज्ञानिक पक्ष यानी जो लोगों की भावनाएं हैं, जो यथार्थ के मनोवैज्ञानिक बल, यानी जो वास्तविकता है उस पर तो है, लेकिन वास्तविकता के मनोवैज्ञानिक पक्ष पर बल दिया गया है। आगे देखते हैं हम, आगे यहाँ है, यथार्थ के सभी पक्षों को स्वीकार करने की चेतना। जैसे एक लाइन देखते हैं, हम तो सारा का सारा लेंगे जीवन, तो यथार्थ के सभी पक्षों को स्वीकारा है नई कविता में। तो इस तरीके से हमने देखा। अब हम कुछ कवियों की बात कर लेते हैं, जैसे कि प्रगतिवाद के प्रमुख कवि कौन माने जा सकते हैं। प्रगतिवाद के प्रमुख कवि कौन माने जा सकते हैं, अगर हम बात करें कि प्रगतिवाद के प्रमुख कवि हो सकते हैं नागार्जुन, दूसरे केदारनाथ अग्रवाल, बड़ी अच्छी अच्छी रचनाएं हैं नागार्जुन की भी और केदारनाथ अग्रवाल जी की भी। उसके बाद शिवमंगल सिंह सुमन, हम पंक्षी उन्मुक्त गगन के, शिवमंगल सिंह सुमन, शिवमंगल ये गा है, ध्यान रखिएगा, शिवमंगल सिंह सुमन। और आपके आते हैं त्रिलोचन जी की भी रचनाएं भी बहुत फेमस है। तो आगे देखते हैं प्रयोगवाद के कौन कौन से कवि हैं। तो प्रयोग में तार सप्तक में जितने कवि आएंगे, सात कवि आएंगे, प्रथम में, दूसरे में, तृतीय में और चतुर्थ में। जैसे अज्ञे गजानन माधव मुक्ति बोध हो गए, रामविलास शर्मा है, प्रभाकर माचवे हैं, नेमीचंद जैन है, गिरजा कुमार माथुर हैं, भरत भूषण अग्रवाल हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे कवि हैं जो तार सप्तक में सम्मिलित किए गए हैं। अब हम नई कविता की बात करते हैं। तो आप नई कविता में हम किसको देखते हैं, कुछ ऐसे कवि हैं जो तार सप्तक में भी हैं और नई कविता में भी हैं। जैसे कि हम बात कर लें अगर, कि कई सारे कवियों को हमने दोनों में देखा है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर मैं बनाऊँगी हिंदी में, वो होगा हमारा समकालीन या 1960 के बाद के काव्य आंदोलन या समकालीन कविता पर। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ इन्फॉर्मेटिव हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच एवरीवन। बाय बाय, टेक केयर।